नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के सामने मैं उपस्थित हूँ और मैं डॉक्टर विनीत शर्मा। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं। हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी सबसे पहले राजनीति पढ़ने से पहले, राजनीति विज्ञान पढ़ने से पहले हम कुछ राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि राजनीति विज्ञान पढ़ते समय हमारे समकक्ष कुछ ऐसे शब्द और कुछ ऐसे विचार आते हैं जिनका अलग अलग विचारकों ने अपने अपने आधार पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और किसी न किसी एक विचारधारा को लेकर के किसी सिद्धांत का निर्माण किया है। यदि हम इन विचारधाराओं को समझ लेते हैं तो राजनीति विज्ञान विषय को समझ पाना हमारे लिए बहुत ही आसान और सरल हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि सबसे पहली विचारधारा हमारी आती है व्यक्तिवाद, उसके बाद उपयोगितावाद के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे आदर्शवाद क्या होता है और उदारवाद क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। मार्क्सवाद और साम्यवाद, साम्यवादी विचारधारा अर्थात मार्क्सवादी विचारधारा क्या होती है, समाजवाद क्या है, समुदायवाद क्या है और व्यवहारवाद से क्या अभिप्राय होता है, इसके बारे में क्या इसके अंतर्गत क्या क्या विचार आते हैं, पूंजीवाद की अवधारणा क्या है, श्रमाधिपत्यवाद की विचारधारा क्या है और विशिष्ट वर्गवाद क्या विचार रखता है। इन सभी के बारे में हम थोड़ा सा हम जानकारी हासिल करेंगे संक्षिप्त रूप से। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने सबसे पहले लिया है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवादी जो विचारधारा है वो जॉन लॉक की है और एडम स्मिथ, थॉमस जेफरसन इस विचारधारा को मानने वाले हैं। इसके अंतर्गत यदि हम बात करें व्यक्तिवाद की, तो व्यक्तिवाद सिर्फ व्यक्ति पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है और व्यक्तिवाद ऐसी राजनीतिक विचारधारा बताया गया है जो व्यक्ति को अर्थात प्रत्येक मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए यह मांग करता है कि सार्वजनिक नीति और नियमों का निर्माण करते समय व्यक्ति की गरिमा, उसके स्वतंत्र अस्तित्व और निर्णय की क्षमता को पूरी मान्यता दी जानी चाहिए। तो क्या समझ में आया इसमें कि व्यक्तिवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानती है और व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हुए वो बताती है कि व्यक्ति क्या है, एक विवेकशील प्राणी है, उसमें विवेक है, ज्ञान है, बौद्धिकता है, चातुर्यता है। सार्वजनिक नीति और नियमों का निर्माण करते समय जब वह व्यक्ति सार्वजनिक नीति का और नियमों का निर्माण करता है तब उस समय व्यक्ति की गरिमा और उसके स्वतंत्र अस्तित्व और निर्णय की क्षमता का पूरी मान्यता दी जानी चाहिए। मतलब व्यक्ति उस राज्य में बहुत महत्वपूर्ण है कि नियमों का और सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करते समय व्यक्ति ही सर्वोच्च होगा और व्यक्ति के लिए ही ये सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके अंतर्गत व्यक्तिवाद के अंतर्गत व्यक्ति साध्य होता है और राज्य को साधन माना जाता है। विद्यार्थियों, साध्य क्या होता है और साधन क्या होता है इसके बारे में हम भली भांति परिचित हैं। साध्य होता है उद्देश्य, तो व्यक्ति हमारा उद्देश्य है और साधन हमारा राज्य है। मतलब राज्य के माध्यम से हम व्यक्ति के विकास और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए कार्य करते हैं। इस विचारधारा के अनुसार राज्य का दायित्व होता है कि वह व्यक्ति की सर्वोच्च क्षमताओं का विकास करे। राज्य का क्या दायित्व होता है विद्यार्थियों? राज्य का दायित्व होता है कि वह व्यक्ति की सर्वोच्च क्षमताओं का विकास करे। व्यक्ति के अंतर्गत जो भी क्षमताएं हैं उनका विकास करे, उनका भरसकर प्रयास करे कि वह अपने क्षमताओं को आगे से आगे प्रदर्शित करे। उसमें कोई बाधा उपस्थित न होने दे, बल्कि जो बाधाएं आती हैं उन्हें यथासंभव दूर करने का प्रयास करे। अगर व्यक्ति के सर्वोच्च क्षमताओं के विकास करने में, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास करने में किसी प्रकार की बाधा अनुभव करता है तो राज्य का ये दायित्व होता है विद्यार्थियों कि वह उन बाधाओं को दूर करे, उनको समाप्त करे। इसके बाद हमारी दूसरी विचारधारा आती है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद के समर्थक हैं जर्मी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल और जर्मी बेंथम उपयोगितावाद के समर्थक हैं। वो क्या कहते हैं कि उपयोगितावाद नैतिकता,
राजनीति और विधि निर्माण का वह सिद्धांत है जिसके अंतर्गत किसी कृत्य, नियम, नीति या निर्णय को इस आधार पर उचित या अनुचित मानते हैं कि वह व्यक्तियों के सुख या आनंद को कितना बढ़ाता है या कम करता है। तो कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि उपयोगितावादी विचारधारा का तात्पर्य क्या है कि उपयोगितावादी विचारधारा कैसी विचारधारा है कि वह ऐसी विचारधारा है जिसमें नैतिकता, राजनीति और विधि निर्माण का वह सिद्धांत है जिसमें जो कार्य, नियम और नीतियों का और निर्णय बनाए जाते हैं वो इस प्रकार के होने चाहिए जिससे कि व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो, अधिक से अधिक आनंद प्राप्त हो। यह उपयोगितावाद कहता है। उपयोगितावाद का मुख्य मानदंड अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की कामना करता है। उपयोगितावाद क्या कहता है विद्यार्थियों? उपयोगितावाद कहता है कि अधिकतम लोगों को मतलब अधिक से अधिक व्यक्तियों को क्या मिले? सुख मिले। दूसरी विचारधारा आती है विद्यार्थियों आदर्शवाद। आदर्शवाद से क्या तात्पर्य है? आदर्शवाद को मानने वाले विचारक कौन से हैं? प्लेटो, कांट, हीगल और टी.एच. बिन। विद्यार्थियों आदर्शवाद से क्या तात्पर्य है? आदर्शवाद से तात्पर्य है कि ऐसी मान्यताएं, ऐसे विचार जो कि आदर्श, आइडल होते हैं, है ना। और जो आइडल क्या चीज होती है? आइडल चीज होती है, आइडल विचार वे होते हैं जिनमें व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास की कामना की जाती है, अच्छाई की कामना की जाती है। तो आदर्शवाद या आदर्शवाद को प्रत्ययवाद भी कहते हैं, विचारवाद भी कहते हैं। ये उन विचारों और मान्यताओं की समेकित विचारधारा है जिनके अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है। सृष्टि का सार तत्व जड़ पदार्थ नहीं अपितु मूल चेतना है। क्या बताया गया विद्यार्थियों? आदर्शवाद क्या है? प्रत्ययवाद भी कहते हैं इसको और विचारवाद भी है ना, आइडोलिज्म। उन विचारों और मान्यताओं की समेकित विचारधारा है जिसके अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं विचार यानी चेतना की अभिव्यक्ति होती है। मतलब इसमें क्या किसकी अभिव्यक्ति होती है? विचार की। मतलब ऐसी विचारधारा जिसमें चेतना जागृत रहती है और सृष्टि का सार तत्व जड़ पदार्थ में नहीं अपितु मूल चेतना में होता है, ये इसमें बताया गया है। आदर्शवाद जड़ता या भौतिकवाद का विपरीत रूप प्रस्तुत करता है। इस शब्द का प्रयोग मुख्यतः दो संदर्भों में होता है विद्यार्थियों। किन किन संदर्भ में? पहला आता है तत्व मीमांसा के क्षेत्र में और दूसरा आता है नैतिक, राजनीतिक, साहित्यिक और कलात्मक अभिव्यक्ति के क्षेत्र में। तो आदर्शवादी विचारधारा कैसी विचारधारा हुई? आदर्शवादी विचारधारा ऐसी आइडल विचारधारा है जिसमें चेतना की अभिव्यक्ति होती है, चेतना को महत्ता दी जाती है कि अगर आप सचेत हैं और सबसे ज्यादा अपने कार्यों के प्रति, अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सचेत हैं, कार्य रूप से उसको परिणित करने के लिए तत्पर हैं, तो वह क्या कहलाएगी? आदर्शवादी विचारधारा कहलाएगी। अब अगला आता है विद्यार्थियों उदारवाद। उदारवाद को मानने वाले विचारकों में जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सभी उदारवादी विचारकों में शामिल हैं। और जॉन लॉक को उदारवादी राजनीति का जनक भी कहा जाता है और व्यक्तिवाद का भी जनक कहा जाता है। उदारवाद व्यक्तिवाद के बाद की विचारधारा है। सबसे पहले व्यक्तिवादी विचारधारा और उसके बाद व्यक्तिवाद में संशोधन करके उदारवादी विचारधारा को लेकर आया गया है। तो उदारवादी विचारधारा भी व्यक्ति पर ही केंद्रित है। उसमें क्या कहा गया है? उदारवाद राजनीति की वह विचारधारा है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। किसको महत्व दिया गया है? व्यक्ति की स्वतंत्रता को। तो विद्यार्थियों जैसा कि हमने व्यक्तिवाद पढ़ा था, तो व्यक्तिवाद में भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को ही महत्व दिया गया था। सामंतवाद के पतन के बाद राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के लिए विकसित किया गया है और यह विचारधारा मुक्त अर्थव्यवस्था का परिचायक है। तो सामंतवाद के पतन के बाद राजनीति को किस व्यवस्था में मोड़ दिया? बाजार अर्थव्यवस्था। और बाजार अर्थव्यवस्था कैसी? मुक्त, फ्री। और यह विचारधारा मुक्त अर्थव्यवस्था का परिचायक है। उदारवाद अपने प्रारंभिक दौर में हस्तक्षेप नीति यानी अर्थात लेसे फेयर को प्रमुखता दी है। लेसे फेयर मतलब कि बिल्कुल राज्य का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, जिसे कहा गया अहस्तक्षेप की नीति। और अहस्तक्षेप की नीति का देने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है हर्बर्ट स्पेंसर को। फ्रेंच भाषा के इस शब्द का अर्थ है अकेले छोड़ दो।
क्यों छोड़ दो? क्योंकि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, वह अपना भला बुरा स्वयं सोच सकता है। इस विचारधारा में सरकार को बाजार की गतिविधियों में कोई भी हस्तक्षेप करने की मनाही है। मतलब बाजारों की गतिविधियों में सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का यह परिचायक है या उसका समर्थन करता है। इसमें व्यक्ति को मुक्त लेन देन करने के लिए फ्री किया गया है ना, मुक्त किया गया है, जिससे उत्पादक, विक्रेता और उपभोक्ता सबको लाभ मिलेगा और समाज की उन्नति होगी। अब इसके बाद आता है साम्यवादी विचारधारा अर्थात मार्क्सवादी विचारधारा, है ना। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे हम मार्क्सवादी बोलते हैं चाहे साम्यवादी। इसको मानने वाले या इसको बनाने वाले जो विचारक हैं वो है कार्ल मार्क्स, लेनिन और एंगल्स। इनका क्या कहना है? इनका कहना है विद्यार्थियों की ऐसी समाज व्यवस्था जिसमें किसी समुदाय के सदस्य मिलजुल कर रहते हैं और मिल बांट कर खाते हैं, इसमें कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, सबको एक जैसे सम्मान और गरिमा का पात्र माना जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, जैसे कि उदारवादी विचारधारा सिर्फ व्यक्ति को लेकर के चलती है। व्यक्ति मतलब कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है या कुछ व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन साम्यवादी विचारधारा के साम्य का मतलब क्या है? समान, सबको समान, ऐसी विचारधारा जो सबको समान लेकर के चलती है। जो भी कुछ हमारे पास है हम मिल बांट कर उसको खाएंगे, मिल बांट कर उसका उपभोग करेंगे। इस दोनों विचारधाराओं में बहुत अंतर है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन दोनों विचारधाराओं में ही आपस में संघर्ष चलता रहा। ऐसे समाज में किसी वस्तु पर किसी का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता, बल्कि समुदाय की सभी वस्तुओं पर सभी सदस्यों के सामान्य स्वामित्व में रखी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि कोई वस्तु अगर समाज में है तो वह वस्तु एक व्यक्ति की या दो व्यक्ति की ना होकर के सभी की समान होती है। उस पर स्वामित्व जो होता है सभी का समान होता है। साम्यवाद को सामाजिक विकास का लक्ष्य माना जाता है। इसमें साम्यवाद से क्या बताया गया है कि ये साम्यवादी जो विचारधारा है वो सामाजिक विकास को आगे से आगे बढ़ाने का कार्य करती है, समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं और उस सामाजिक चीज पर सभी लोगों का ही दायित्व होता है, स्वामित्व होता है। उसको आगे बढ़ाने का, उस पर अपना अधिकार जमाने का सभी का समान होता है। इस अवस्था में सामाजिक उत्पादनों के साधनों पर पूरे समुदाय का स्वामित्व होता है। सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार काम करना होता है और सबको अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार मिलता है। अब देखो कितनी अच्छी बात इसमें बताई गई साम्यवादी विचारधारा में कि सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार भरपूर काम करेंगे, लेकिन सबको मिलेगा कितना? जितनी उसकी आवश्यकता है। तो आवश्यकताएं हमारी कितनी सी होती है? मात्र रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सेवाएं और कुछ मनोरंजन की व्यवस्थाएं। तो इतनी से हमको मिलेगा, इतना हमको मिलेगा और जो भी अतिरिक्त होगा वो राज्य के पास, सत्ता के पास सुरक्षित रहेगा। किसके लिए सुरक्षित रहेगा? उन दीनहीन लोगों के लिए सुरक्षित रहेगा जो कि गरीब है, निर्धन है। तो सब लोग कैसे हो गए? सब बराबर हो गए। अब बात आती है समाजवाद की। समाजवाद में GDH कॉल और CEM जोड़ के नाम आते हैं और ये कहते हैं समाजवाद आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत जिसके अनुसार उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण, स्वामित्व स्थापित होना चाहिए ताकि सरकार ऐसी नीतियां बना सके जिनसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा और परिश्रम के आधार पर विकास का समुचित अवसर मिल सके। अब आप ये देख सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा भी कुछ इसी प्रकार से कहती है कि साम्यवादी विचारधारा कहती है कि उत्पादन के साधनों पर यह सार्वजनिक जो राज्य में जो भी वस्तुएं हैं उन पर किसका दायित्व होगा, किसका स्वामित्व होगा? सभी का स्वामित्व होगा। और यही समाजवादी विचारधारा भी यही कहती है। वो ये कहती है कि उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व स्थापित होना चाहिए ताकि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिनसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा, है ना, प्रतिभा, योग्यता और परिश्रम के आधार पर विकास का समुचित अवसर मिले। तो विद्यार्थियों, अब आपका प्रश्न ये है तो साम्यवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा में अंतर क्या हुआ? तो विद्यार्थियों, साम्यवादी जो विचारधारा है उसमें अंतर यह हुआ
साम्यवादी समाजवादी में साम्यवादी जो विचारधारा है सभी को समान लेकर के तो चलती है, लेकिन साम्यवादी विचारधारा में मार्क्स कहता है कि समानता तभी स्थापित होगी विद्यार्थियों जब राज्य नहीं होगा और कोई वर्ग नहीं होगा। राज्य से तात्पर्य कोई सरकार नहीं होगी, क्योंकि सरकार जो है वो व्यक्तियों का, मनुष्यों का शोषण ही करती है। और वर्ग भी नहीं होगा। वर्ग कौन से वर्ग? पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। वो दो वर्गों की बात करता है, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। दोनों वर्ग ही जो है समाज में या राज्य में या सरकार के अधीन नहीं होंगे। तो क्या बात निकल कर के आई? मार्क्सवादी विचारधारा यानी साम्यवादी विचारधारा क्या कहती है कि राज्य कैसा होगा? राज्य विहीन होगा, राज्य बिल्कुल ही नहीं होगा। और वर्ग विहीन होगा, वर्ग भी नहीं होंगे। कौन से वर्ग? पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग को उसने बुर्जुआ वर्ग कहा है और मजदूर वर्ग को उसने सर्वहारा वर्ग कहा है, क्योंकि सभी जगह क्या विद्यमान है? सभी जगह मजदूर वर्ग विद्यमान है। तो मार्क्सवादी विचारधारा राज्य विहीन और वर्ग विहीन विचार भी रखती है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, जब मार्क्स ने इस विचार को व्यवहारिक रूप में लाने का, लेनिन ने इस विचार को, एंगल्स ने इस विचार को व्यवहारिक रूप में लाने का प्रयास किया, तो यह संभव नहीं हो पाया, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था राज्य विहीन व्यवस्था कैसी व्यवस्था हो जाएगी विद्यार्थियों? अराजक व्यवस्था हो जाएगी। तो अराजक व्यवस्था में राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। सभी लोग जो है मिल बैठकर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्था का हो पाना व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर एक बार को हम चिंतन भी करें, विचार भी करें, तो असंभव प्रतीत होता है। तो मार्क्सवाद में कार्ल मार्क्स, लेनिन और एंगल्स को भी इसी प्रकार का एहसास हुआ, इसी प्रकार के उनको परिणाम मिले, और उसके बाद उन्होंने समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया और उसको उन्होंने वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा का रूप भी दिया। और इसमें GDH कॉल और CEM जोड़ के नाम भी आते हैं। तो समाजवादी विचारधारा साम्यवादी विचारधारा का ही एक नया रूप हम इसको देख सकते हैं, जिसमें समाज में सभी व्यक्तियों के स्वामित्व को, सभी व्यक्तियों के उत्तरदायित्व को महत्वता दी गई है। अब अगर हम आगे बात करें, समाजवाद ने केवल व्यापक से व्यापक अर्थ में उत्पादन के बुनियादी साधनों के समाजीकरण की मांग की है, बल्कि वह उन लोगों को की निजी आय का भी अंत कर देना चाहता है जो समाज की कोई उपयोगी सेवा नहीं करते या न करने की इच्छा रखते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है? जब समाजवाद स्थापित होता है यानी राज्य भी होता है, जैसा कि कार्ल मार्क्स, लेनिन और एंगल्स ने कहा राज्य विहीन संस्था, लेकिन राज्य विहीन संस्था संभव नहीं है। तो राज्य जब होगा तो निश्चित रूप से वर्ग भी उसके अंतर्गत होंगे। वर्ग होंगे तो कुछ वर्ग ऐसे होते हैं, पूंजीपति वर्ग, जो अपने अतिरिक्त धन का वह समाज के उपयोगी कार्यों में नहीं लगाना चाहते। तो राज्य क्या करेगा? सरकार क्या करेगी? सरकार उनके ऊपर अतिरिक्त कर लगा करके उस कर के माध्यम से उस पूंजी को अपने पास लेगी, और वह सरकार उस पूंजी से राज्य में, समाज में कल्याणकारी कार्यों के लिए, लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए वह खर्च करेगी। अब आगे बात आती है, वह शिक्षा के क्षेत्र में भी वरीयता और एकाधिकार जैसी प्रथा को एकदम मिटा देना चाहता है, और जो मनुष्यों को विभिन्न सामाजिक वर्गों में बांटती है। वह ऐसा सब कुछ करना चाहता है जो वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए आवश्यक हो। कहने का क्या तात्पर्य है? समाजवादी व्यवस्था हालांकि समाज में वर्गों को खत्म तो नहीं कर पाती है, लेकिन कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं वह कर देती है, नियम कानून बना करके इस प्रकार की व्यवस्था कर देती है जिसमें उद्योगों पर से तो एकाधिकार हटता ही है, साथ में शिक्षा के क्षेत्र से भी एकाधिकार की जो प्रथा है वो खत्म हो जाएगी, वो कर देना चाहता है। और समाज जो इस प्रकार से विभिन्न वर्गों में विभाजित हो जाता है वह भी धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से समाजवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा में बहुत ही न्यूनतम या हम कहें बहुत ही न्यून अंतर है। तो इन दोनों को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब बात आती है समुदायवादी। समुदायवादी समुदाय को विशेष वरीयता देते हैं और इसमें अरस्तु, रूसो, हेगल, T.H. ग्रीन, माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना अरेंट, एलेक्जेंडर मैकटाई,
माइकल सैंडल, इनके नाम आते हैं। और इसमें जो माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना ओरेंट, एलिस्टेयर मैकटायर, माइकल सैंडल, ये जो नाम है ये समकालीन समुदायवादी विचारधारा के हैं, है ना, आधुनिक समुदायवादी विचारधारा के नाम है। अरस्तु, रूसो, हीगल और टी.एच. ग्रीन जो है वो पारंपरिक समुदायवादी विचारधारा के नाम आते हैं इसमें। अब समुदायवाद क्या कहता है? समुदायवाद के अनुसार व्यक्ति का अपना अस्तित्व ऐसी सामाजिक स्थिति, भूमिकाओं और प्रथाओं पर आश्रित है जो समाज की देन है। समुदायवादी क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जो समाज में जो प्रथाएं चल रही हैं, ये समाज में जो स्थिति चल रही है वो ही सर्वोत्तम है। इन सब के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसके व्यक्तित्व का आवश्यक अंग है। तो समाज में जो प्रथाएं चल रही हैं, समाज में जो स्थिति है या भूमिका है, उन सभी के प्रति ही सभी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व होना चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जहां उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, हितों और अधिकारों पर बल देता है, वह समुदायवाद उसके दायित्व और कर्तव्य तथा समाज के सामान्य हित पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। कहने का क्या तात्पर्य हुआ? यह तात्पर्य हुआ कि उदारवाद व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है और समुदायवाद जो है समाज के या समुदाय के जो लोग हैं उनको महत्वपूर्ण मानता है और उनके जो दायित्व है, कर्तव्य है समाज के सामान्य हित पर उनका ध्यान ज्यादा केंद्रित होता है कि समुदाय के प्रथाएं, समुदाय के नियम ही हमारे लिए सर्वोपरि है। वह हम सबकी सामान्य पहचान और उन मूल्यों एवं मान्यताओं को विशेष महत्व देता है जिनके प्रति हम सब आस्था रखते हैं। हम सब जो समूह में रहते हैं, समुदाय में जो लोग रहते हैं और जिन प्रथाओं के प्रति, जिन मान्यताओं के प्रति, जिन मूल्यों के प्रति आस्था होती है वही सर्वोत्तम होती है। तो समुदायवाद किसको महत्ता देता है? समुदाय को महत्ता देता है। समुदायवाद के समर्थक यह भी मानते हैं कि व्यक्ति का अपना अस्तित्व और व्यक्तित्व सामाजिक जीवन की देन है, अर्थात हम जो एक व्यक्ति के रूप में हैं उस व्यक्ति की पहचान किसके द्वारा होगी? जिस समुदाय में वह रहता है उसके द्वारा ही होगी। अर्थात समाज में रहने वाला व्यक्ति अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व सामाजिक जीवन की देन को मानता है। अब बात आती है व्यवहारवाद की। व्यवहारवाद डेविड ईस्टन और आर्मंड पावेल के द्वारा दिया गया है। जी आर्मंड और जी पावेल के द्वारा। व्यवहारवाद एक विचारधारा नहीं है, यह एक उपागम है, एक अप्रोच है। यह उपागम आधुनिक उपागमों के अंतर्गत आता है और ये व्यवहार को अधिक महत्ता देता है। व्यवहारवाद स्वयं राजनीति की व्याख्या नहीं देता, यह केवल राजनीति के अध्ययन का एक ढांचा प्रस्तुत करता है कि हमें अगर राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना है या राजनीति का अध्ययन करना है तो हमें व्यवहारिक मानदंडों, व्यवहारिक तथ्यों और व्यवहारिक आंकड़ों को लेकर के ही हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। तभी जाकर के हम राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन या राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं और अपने अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस ढांचे को दो विशेषताओं के आधार पर हम पहचान सकते हैं। अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या है और अध्ययन की पद्धति क्या है। तो विद्यार्थियों के अध्ययन का केंद्रीय विषय को हमको लेकर के चलना है कि राजनीति विज्ञान में हम किस विषय को लेकर के चल रहे हैं। क्या हम चुनावों को लेकर के चल रहे हैं या क्या हम लोकतंत्र को लेकर के चल रहे हैं या जिस राजनीतिक व्यवस्था संस्थात्मक शासन व्यवस्था है या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, क्या इसके तुलनात्मक अध्ययन को हम लेकर के चल रहे हैं। हमारा अध्ययन का विषय क्या है और पद्धति क्या है। अगर हम इस प्रकार की लेते हैं जो रियलिस्टिक होती है, जिसमें हम अन्वेषण कर सकते हैं, पर्यवेक्षण कर सकते हैं, आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं, तथ्यों का संकलन कर सकते हैं, तो उसी को ही डेविड ईस्टन ने, आर्मंड और जी पावेल ने व्यवहारवादी उपागम कहा है। व्यवहारवाद इसमें वाद लगा हुआ है। सभी विद्यार्थी इसे विचारधारा मान लेते हैं लेकिन ये विचारधारा नहीं होकर एक उपागम है। उसके बाद आता है पूंजीवाद। पूंजीवाद के जो प्रबल समर्थक हैं वो एडम स्मिथ हैं। वो क्या कहते हैं? पूंजीवादी प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन, वितरण, विनिमय के साधन निजी स्वामित्व में रहते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ पूंजीवादी प्रणाली जो होती है उसमें जो उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधन है वो निजी स्वामित्व में, मतलब व्यक्ति के स्वामित्व में रहते हैं, पर्सनली।
राज्य के स्वामित्व में नहीं रहते, मतलब सरकार का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, राज्य का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इनका प्रयोग निजी लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, अर्थात ऐसी पूंजीवादी प्रणाली जिसमें उत्पादन, वितरण, विनिमय के साधन जो है व्यक्ति विशेष अपने आधिपत्य में रखता है, राज्य का कोई स्वामित्व नहीं होता और जो भी वह व्यक्ति कार्य करता है अपने निजी लाभ के उद्देश्य से करता है। आर्थिक दृष्टि से पूंजीवाद को अन्य प्रणालियों से पृथक करने का यही मुख्य आधार बताया गया है। उत्पादन के साधनों में भूमि, कल कारखाने, संयंत्र, प्राकृतिक संसाधन भी आ जाते हैं। पूंजीवादी प्रणाली में यह साधन मुख्यतः निजी स्वामित्व के अंतर्गत रखे जाते हैं। हालांकि भूमि और प्राकृतिक एकाधिकार के विषयों को सार्वजनिक स्वामित्व में भी रखा जाता है और उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में सारी भूमि के 1/3 हिस्से पर मुख्य अलास्का और पश्चिमी भाग में संघीय सरकार का स्वामित्व है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि, कल कारखाने मतलब फैक्ट्री, संयंत्र और प्राकृतिक संसाधन सभी आ जाते हैं और पूंजीवादी प्रणाली में ये साधन मुख्यतः निजी स्वामित्व में रखे जाते हैं, मतलब व्यक्ति के अपने स्वामित्व में रखे जाते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी विषय होते हैं जैसे भूमि और प्राकृतिक एकाधिकार या प्राकृतिक संपदा की बात आती है, वो सार्वजनिक स्वामित्व में भी रखे जा सकते हैं। जैसा कि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण दिया गया है कि उसके अंतर्गत भूमि का 1/3 हिस्सा जो है मुख्यतः अलास्का और पश्चिमी भागों में संघीय सरकार का स्वामित्व इसमें स्थापित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें क्या हमें समझ में आया कि पूंजीवादी विचारधारा पूंजी को लेकर के, यानी पूंजी के संसाधनों को, पूंजी की उत्पादन प्रणालियों को जो भी इसमें अंतर्गत आती है उसमें सिर्फ निजी स्वामित्व होता है, व्यक्ति का ही स्वामित्व होता है। इसके बाद आता है श्रमाधिपत्यवाद और श्रम संघवाद की बात आती है। श्रमाधिपत्यवाद के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग अपने अपने मजदूर संघों के स्वामित्व में रहता है। क्या समझ में आया? यह है कि प्रत्येक उद्योग अपने अपने मजदूर संघ के स्वामित्व में रहता है, मतलब इसमें मजदूरों का वर्चस्व, मजदूरों का नियंत्रण, मजदूरों का स्वामित्व होता है और उसका संचालन मजदूरी के भुगतान तथा सेवा की लागत पूरी करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसने ऐसी समाज व्यवस्था का चित्र खींचा जिसमें संपूर्ण शक्ति उत्पादनकर्ता को प्राप्त होगी। इसमें श्रमिक और औद्योगिक संगठन समाज के आर्थिक ढांचे की भूमिका संभालेंगे। इसके बाद आता है विशिष्ट वर्गवाद। विशिष्ट वर्गवाद से क्या अभिप्राय है? इसको मानने वाले विचारक कौन है? जोसेफ ए शोम्पेटर, रेमो आरो और जोवानी सार्टोरी। तो विशिष्ट वर्गवाद में एक ऐसी विचारधारा है जिसमें विशिष्ट वर्ग, समाज में जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विशिष्ट योग्यता रखते हैं, उन्हें विशिष्ट वर्गवाद के अंतर्गत रखा जाता है। इनके क्या विचार है विद्यार्थी? उनके विचार ये हैं कि विशिष्ट वर्ग समाज के वह गिने चुने सदस्य होते हैं जो अपनी योग्यता, संगठन शक्ति, सूझबूझ और साधन संपन्नता के कारण जनसाधारण का नेतृत्व संभालने में समर्थ होते हैं। लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गवाद के अनुसार जनसाधारण स्वयं शासन चलाने में समर्थ नहीं होती, मतलब जो जनसाधारण होती है, आम जनता जो होती है, वो शासन चलाने में समर्थ नहीं होती, लेकिन शासन चलाने के लिए विशिष्ट जो लोग हैं वो अधिक सूझबूझ के साथ, संपन्नता के साथ और चतुराई के साथ समाज का संचालन कर सकते हैं। अतः वे अपना नेतृत्व विशिष्ट वर्ग को सौंपने के लिए विवश होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विशिष्ट वर्गवादी जो विचारधारा वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि समाज में कुछ ऐसे गिने चुने लोग होते हैं जो अपनी कुछ विशेष योग्यता रखते हैं और इन्हीं विशेष योग्यता रखने वाले लोग ही समाज का संचालन करते हैं, सरकार का संचालन करते हैं और समाज को चलाते हैं। इसके बाद आता है क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत विशिष्ट वर्ग स्वयं जनसाधारण की इच्छा को ही कार्यान्वित करते हैं। कहा गया है कि विशिष्ट वर्ग का कार्य क्या है? जो जनता चाहती है, आम जनता जो चाहती है, उसी की इच्छा को कार्यान्वित करते हैं। इसलिए इस व्यवस्था में लोकतंत्र के सिद्धांत पर कोई आंच नहीं आती। तो इसमें कहा गया है कि ये विशिष्ट लोग जो हैं, जो सत्ता का संचालन करते हैं, प्रशासन का संचालन करते हैं, ये लोकतंत्र को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि यह जनता की तरफ से ही चुन करके आते हैं और उनकी ही इच्छाओं का पालन करते हैं।
तो विद्यार्थियों, हमने देखा विशिष्ट वर्गवाद विचारधारा को और विभिन्न विचारधाराओं को हमने देखा और हमने समझने का प्रयास किया। हमने इसको संक्षिप्त रूप से समझाने का मैंने इसको आपको प्रयास किया। तो विद्यार्थियों में मैंने इसका यह एक प्रथम भाग बनाया है। इसका अगला भाग में मैं और बनाऊंगी। उसमें और भी बहुत सी विचारधाराएं हैं और बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको हमें जान लेना हमारे लिए उचित होगा, हमारे लिए जरूरी होगा। यह विचार और यह विचारधाराएं और ये शब्द जो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी सार्थक सिद्ध होंगे। और राजनीति विज्ञान को पढ़ने वाले विद्यार्थी इन सभी विचारों को, इन सभी शब्दों को, इन्हीं सभी विचारधाराओं को पढ़ने के लिए उनके लिए बहुत ही आवश्यक रहेगा। तो इसके साथ ही यह वीडियो, यह भाग मेरा अभी समाप्त होता है। अगले विचारधाराओं को लेकर के भाग द्वितीय में मैं आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।